मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जनाब वकील साहब को कामयाब करिए। आपने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में अगर कोई पॉलिटिकल लीडर कहीं पर भी नज़र आ रहा था गरीबों की मदद करते हुए, लोग जो परेशान थे, जिनका बीमार थे, उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, जिसका इंतकाल हो गया उनके तदफीन का कोई इंतज़ाम अगर कर रहा था तो उसका नाम जनाब वकील था। ऐसे पूरे वक्त में लॉकडाउन में जनाब वकील साहब आपके दरमियान में थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी सिर्फ 5 साल पहले असम्बली का इलेक्शन लड़कर दोबारा वानियम्बाड़ी को नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई मरतबा 5 साल में वानियम्बाड़ी को आया हूँ, आपके दरमियान में रहा हूँ और CAA का एक अजीमुशान जलसा यहाँ पर हुआ था जिसमें मुझे आने का मौका मिला। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और मुत्तहदा तौर पर जनाब वकील साहब को अपने वोट देकर कामयाब करिए। लोग मजलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लोग कैप्टन विजयकांत पर, TT दिनाकरन साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम लोग बी टीम है। मैं पूछना चाहना चाहता हूं कि आप खुद बताइए, जो लोग हम पर बी टीम का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या जब अटल बिहारी वाजपेयी जब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे तो क्या DMK अटल बिहारी वाजपेयी की BJP गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी? आज आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं बी टीम का, तो बताइए आज वकील पर और मजलिस पर, कैप्टन विजयकांत पर, TT दिनाकरन साहब पर ये एलिगेशन लगाते हैं कि आप बी टीम है। मैं पूछना चाह रहा हूं DMK की लीडरशिप से, क्या ये बात सच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी DMK अलायंस में है? क्या कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना की ताईद नहीं कर रही है? क्या शिवसेना सेकुलर पार्टी है? क्या श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में 93 के जो कम्युनल राइट्स मुंबई में हुए, कि जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में नहीं लिखा गया कि शिवसेना के उस वक्त के लीडर बाल ठाकरे एक जनरल की तरह कम्युनल राइट्स को करवा रहे थे? आज कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना की सपोर्ट करती है, तो क्या वो सेकुलरिज्म है या कम्युनलिज्म है? जो लोग मजलिस पर बी टीम का इल्जाम लगाते हैं, मैं DMK के लीडरशिप से पूछना चाहता हूं, जनाब स्टैलिन साहब से, क्या ये बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र की असेंबली में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने खड़े होकर कहा था 1 महीना पहले कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम मिस्टर स्टैलिन दैट कांग्रेस पार्टी इज सपोर्टिंग इन महाराष्ट्र शिवसेना। इज शिवसेना सेकुलर और कम्युनल पार्टी? कांग्रेस पार्टी सपोर्ट has ensured that Shiv Sena forms a government and have their chief minister, their first chief minister, the second chief minister over there. The chief minister Uddhav Thackeray stands up in the assembly and says that we are proud of our role in the demolition of Babri Masjid. Is this secularism? हम पर इल्जाम लगाने वाले जवाब दें कि जुलाई 2019 में जब अमित शाह और मोदी ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का बिल लेकर आए, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने मोदी की सपोर्ट नहीं की अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बिल में? क्या राज्यसभा में BJP का साथ नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने? क्या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अमेंडमेंट में, तरमीम में कांग्रेस पार्टी ने जो साथ किया, जिसकी बिना पर आज दिल्ली में, महाराष्ट्र में कई लोग जेल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, नौजवान बच्चे जेल में हैं, ज़ईफ लोग जेल में हैं, और आज कांग्रेस पार्टी और DMK हम पर इल्जाम लगाती है बी टीम का
कभी आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि कितनी गंदगी आपके गिरेबान में है। बजाय मजलिस पर उंगली उठाने के आप मेरे इन सवालात का जवाब दीजिए। तीसरी बात, मैं वानी अम्बाड़ी के अक़लियतों को, माइनॉरिटीज को बताना चाहता हूं कि इनके डीएमके पार्टी में जो माइनॉरिटीज है उनकी कोई इज्जत नहीं है, 2 पैसे की उनकी इज्जत नहीं है। मैं खुद उसका मैं देख चुका हूं। डीएमके पार्टी के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट डॉक्टर मस्तान हैदराबाद को आए, स्टालिन का पैगाम लेकर मेरे पास आए और आकर कहा कि ओवैसी साहब, हमारे लीडर ये चाहते हैं कि डीएमके के माइनॉरिटी कन्वेंशन में आप शिरकत करें, आप हमारे लीडर के बाजू बैठे, हम आपसे अलायंस करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि सर, मैं तो आपके पास नहीं गया, आप मेरे पास आए। तो बोले हाँ, हम आपके पास आए। मेरा उत्तर प्रदेश का प्रोग्राम था, इन्होंने कैंसिल करवाया और तमिलनाडु जब चेन्नई पहुंचे, अपने ही टीवी चैनल पर पूरा दिखाया और उसके 2 घंटे के बाद कह दिया कि मैं असदुद्दीन ओवैसी से मिला ही नहीं, ना कोई बातचीत हुई। डीएमके में जितनी माइनॉरिटी लीडरशिप है वो 0 है, उनमें कोई दमखम नहीं है, उनकी पार्टी में उनकी कोई इज्जत नहीं है। मुझे गम नहीं है कि मेरा अलायंस डीएमके से नहीं हुआ, मुझे कोई गम नहीं है कि हम अलायंस में नहीं गए। मुझे अफसोस और गम इस बात का है कि जो लोग डीएमके के लिए मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, आप जिस पार्टी में सब चीज कर रहे हैं उस पार्टी में आपकी कोई इज्जत नहीं है। मैं डॉक्टर मस्तान से कहना चाहता हूं, मस्तान साहब, मैं वानी अम्बाड़ी में खड़े होकर और तमिलनाडु के हर जलसे में ये बात बोलूंगा, आपको चैलेंज कर रहा हूं, मेरी एक एक बात में सच्चाई है। अगर नहीं है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताओ। जब उनके माइनॉरिटी प्रेसिडेंट की कोई इज्जत वैल्यू नहीं है, किस बुनियाद पर आप वोट देंगे डीएमके को 6 अप्रैल के दिन? मुझे कोई फिक्र नहीं है कि अलायंस नहीं हुआ, मुझे कोई इसकी फिक्र नहीं है, ना गम है, ना मैं मोहताज था किसी सियासी पार्टी का, ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं हमेशा मोहताज हूं और रहूंगा अल्लाह का। अल्लाह हमारे लिए काफी है। मैं अगर कामयाब होऊंगा तो अल्लाह के फजल व करम से कामयाब होऊंगा और आपके दुआओं से, आपके वोट से इंशाअल्लाह ताला आप वकील साहब को यहाँ का एमएलए बनाकर तमिलनाडु के असेंबली में भेजाएंगे। इनकी पार्टी में इनकी इज्जत नहीं है और आज आप आकर हमको बी टीम का पर इल्जाम लगाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वही हाल एडीएमके में है। यहां पर एक्स एमएलए हमारी बहन नीलोफर साहिबा थी, उनको टिकट नहीं दिए, खैर उनकी पार्टी का फैसला है। क्या हमारी बहन ने रोकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं कहा कि कमर्शियल टैक्स का मिनिस्टर मुझे खराब हूं, मुझे तकलीफ दिया? आखिर कोई डिग्निटी है नहीं है माइनॉरिटीज की? यहां पर हमारी लड़ाई डिग्निटी की है, सेल्फ रेस्पेक्ट की है। इज्जत का कोई सौदा नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप मुत्तहदा तौर पर इस अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। वानी अम्बाड़ी से आप जनाब वकील साहब को अपना एक वोट देकर कामयाब करिए और मुझ पर इल्जाम लगाने वाले बी टीम का, पिछले 6.5 साल से बीजेपी की हुकूमत है। हर कानून की मैंने मुखालिफत की। ट्रिपल तलाक का कानून आया, जब पहली मर्तबा 2014 में ट्रिपल तलाक का कानून आया तो क्या यह कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया था? बाद में 2019 में आया तो कांग्रेस पार्टी ने अपना पोजीशन बदल दिया। यूएपीए का कानून आया, मैंने मुखालिफत की। आरटीआई का कानून आया, हमने बीजेपी का पोस्ट किया। CAA का कानून आया तो सारी दुनिया ने देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नरेंद्र मोदी और एनडीए के 300 से ज्यादा एमपीज के सामने मैंने खड़े होकर यह कहा कि CAA का कानून भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया उसके खिलाफ है और मैंने बीजेपी के 300 एमपीज के सामने उस कानून को फाड़ कर कहा यह काला कानून है, उसको नहीं मानते। आप
बताइए कि हर चीज में हम बीजेपी की मुखालिफत करते हैं, तो आखिर इनको गुस्सा क्या है? इनको गुस्सा यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कैसे इलेक्शन लड़ती है, मजलिस क्यों हमारे सामने खड़े होती है। ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन ना लड़े, बल्कि मजलिस के खिलाफ इल्जाम लगाकर पैगाम आपको दे रहे हैं कि तुम कभी हमारे खिलाफ नहीं लड़ना, तुम्हारा काम हमारी गुलामी है, तुम्हारा काम यह है कि तुम अपनी आंखों को नीचे रखकर जैसा हम हुक्म दे तुम उस तरह से अपनी जिंदगी गुजारो। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, यहां से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहां से मैं हमारा कैंडिडेट वकील है, ये लड़ाई यकीनन हमारी पार्टी की, हमारे उम्मीदवार की है, यकीनन ये लड़ाई हमारी पार्टी की, हमारे अलायंस की लड़ाई है। मगर याद रखिए ये लड़ाई मुस्तकबिल की लड़ाई है। मुस्तकबिल की लड़ाई इसलिए कि कोई जिंदगी का भरोसा नहीं, कल आज मैं हूं कल नहीं रहूंगा, मगर मेरी कोशिश ये कि मेरी इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आपकी आवाज, आपकी सियासी ताकत बरकरार रहे। और उस काम के लिए आपसे अपील करने आया हूं कि 6 तारीख के दिन आप अपना एक एक वोट जनाब वकील साहब के अपने इस्तेमाल करें। याद रखिए बगैर पॉलिटिकल आवाज के, बगैर पॉलिटिकल लीडरशिप के आपको कोई नहीं पूछने वाला है। आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि डर की बुनियाद पर नहीं, डर की बुनियाद पर वकील को वोट मत दीजिए, किसी पार्टी को वोट मत दीजिए। उम्मीद की बुनियाद पर पूरे पुरुम्मीद होकर आप अपना एक एक वोट जनाब वकील साहब को दीजिए। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हमारी डिग्निटी की लड़ाई है, हमारी रिस्पेक्ट की लड़ाई है। इस पर कोई किस्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एडीएमके पार्टी है, बीजेपी के साथ है। आपके चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर चाय पीते हैं और तमिल अवाम के जज्बात की बात करते हैं। मैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को कंडेम करता हूं। आई क्रिटिसाइज एंड कंडेम द डिसीजन टेकन बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन abstaining from the UNHRC resolution. They should have completely supported that resolution which was moved against the Sri Lankan government which committed atrocities on Sri Lankan Tamils. ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने आज रेजोल्यूशन में एब्स्टेन हो गए। क्यों एब्स्टेन हुए? इसलिए एब्स्टेन हुए कि ईस्टर्न टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी के चाहने वाले को मिल रहा है। आज आप बताइए, बड़ी बड़ी तमिल अवाम से हमदर्दी की बातें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर करते हैं, मगर जहां पर हमदर्दी दिखाने का वक्त आया वहां पर नरेंद्र मोदी एब्स्टेन हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर महाज पर बीजेपी एडीएमके की गवर्नमेंट नाकाम साबित हो रही है। आप जब 6 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने गैस के सिलेंडर को देखिए, उसकी कीमत कितनी बढ़ चुकी है। पेट्रोल 100 रुपये हो चुका है, डीजल करीब 90 रुपये हो चुका है, और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई देश में कोई पॉलिसी नहीं है, महंगाई बढ़ते जा रही है, बीजेपी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। एडीएमके और बीजेपी मिलकर तमिलनाडु में हिंदुत्व को प्रमोट करना चाहती है, और अगर कोई बीजेपी को, एडीएमके को सही पॉलिटिकल तरीके से कोई उनका मुकाबला कर सकता है तो वो दिनाकरन के अलायंस और उसकी तमाम पार्टीज कर सकते हैं। आज तमिलनाडु की सियासत में कभी 2 ही पॉलिटिकल पार्टी थे, आज पहली मर्तबा एक तीसरा पॉलिटिकल फॉर्मेशन आया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस पॉलिटिकल फॉर्मेशन का साथ कीजिए, आप आगे बढ़िए, बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अरे जो हमको बी टीम की बात कर रहे, क्या पार्लियामेंट इलेक्शन में हम किसका सपोर्ट कर रहे थे? बाई इलेक्शन हुआ था, किसका सपोर्ट कर रहे थे? जब हम अच्छे थे, दूध के धुले हुए थे, जब तुम्हारे मुंह में गुलाब जामुन पड़ गया तो बुरे हो गए। ये क्या बात है? आपके साथ रहे तो अच्छे, आपके मुखालिफत में आ गए तो बुरे हो गए। मकसद क्या है कि तुम हमारी गुलामी करो, तुम्हारे को कोई अख्तियार नहीं है कि हमारे सामने खड़े होकर कौन है वकील। ये मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनकी हिपोक्रेसी है,
ये इनकी मुफाद परस्ती है, इनका अपॉर्चुनिज्म है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी पार्टी के कैंडिडेट को कामयाब करना है। आज मुस्लिम माइनॉरिटी का पॉपुलेशन तमिलनाडु में 6-7% के दरमियान में। मेरे सवाल का जवाब दो डीएमके वालों, क्या बात है कि 6-7% पॉपुलेशन है और 11% जेलों में मुस्लिम माइनॉरिटी का जिम्मेदार कौन है? 11% है। आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? वानियमबाड़ी में बच्चों का स्कूल नहीं है, 6-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता स्कूल के लिए। वानियमबाड़ी में पीने का पानी नहीं है। कहां गया पीने का पानी? क्यों नहीं लेकर आते आप पीने का पानी? कोई उसका इंतजाम नहीं कर सकते। आप अगर वो तालाब से आसान तरीका है पाले रिवर में पानी लाने का, मगर आप वो भी नहीं करते। हर महाज पर वानियमबाड़ी पीछे होता चला गया। यहां पर इस इलेक्शन में अगर कोई लोकल कैंडिडेट है वानियमबाड़ी का, उसका नाम वकील है। जितने दूसरे पार्टी के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं वो वानियमबाड़ी के नहीं है। वो वानियमबाड़ी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उनको वानियमबाड़ी के गलियां ने, वहां जितना मेरे को मालूम वानियमबाड़ी उनको उतना भी नहीं मालूम है। उनको पैराशूट से उतार दिया यहां पे, मगर वानियमबाड़ी की आवाम को पैराशूट से उतरने वालों को नहीं देखना है। जो जमीन पर आपका बच्चा है, आपका बेटा है, आपका भाई है, उसको आपको कामयाब करना है। हमको बताना ये दोनों पार्टियों को, डीएमके को, ये लोग ये समझते कि खाली म्यूजिकल चेयर है, 5 साल तू बैठ, 5 साल मैं बैठता हूं, 5 years you sit, 5 years I will sit। पर नहीं बैठने वाले, कुर्सी हम खींचेंगे, दोनों को नीचे गिराएंगे। अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो यकीन मानिए तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में अर्थक्वेक आ जाएगा इंशाअल्लाह। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में अर्थक्वेक आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, बशर्ते कि हम तमाम मुत्तहिद होकर, हमारे कैप्टन विजयकांत के तमाम चाहने वाले, टीटी दिनाकरन के चाहने वाले, जितनी अलायंस पार्टी सब एक होकर, यूनाइट होकर यहां से वकील साहब को आप कामयाब करेंगे तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक जलजला आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो दिन आने वाला है। गुरूर और तकब्बुर करने वालों के दिन ज्यादा नहीं चलने वाले हैं। गुरूर और तकब्बुर के भरोसे पर जीने वालों के ज्यादा दिन खत्म होने वाले ज्यादा दिन नहीं चल सकते। इनको गुरूर और तकब्बुर है कि कोई नहीं हमारे सिवा। डराते हमको कि तुम हमको छोड़कर कहां जाओगे, हमको छोड़कर किसको वोट दोगे। कल तक डराते थे आपको, आज आपके दरमियान में सदुद्दीन ओवैसी आकर आपसे भीख मांग रहा है आपके इत्तेहाद की, आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। कल तक डराते थे कि कोई आपके पास पॉलिटिकल अल्टरनेटिव नहीं है, आज आपके पास एक क्रेडिबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव है। आपके पास दिनाकरन का चेहरा है, कैप्टन विजयकांत का चेहरा है, दूसरे पार्टीज आपके सामने। मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और यहां से 6 तारीख को आपके वानियमबाड़ी का बच्चा है, ये आपका बेटा है, ये सन ऑफ द साइल है, हमारा कैंडिडेट जनाब वकील साहब एक नौजवान है। आप इसको कामयाब करिए ताकि जब वो तमिलनाडु की असेंबली में जाएगा, जिस किसी का चीफ मिनिस्टर होगा वो उसकी आंख में आंख डालकर वानियमबाड़ी के जस्टिस का मुतालबा करेगा, वानियमबाड़ी की लड़ाई लड़ेगा, वानियमबाड़ी के गरीबों की आवाज बनेगा। वो ये नहीं देखेगा कि कौन किस मजहब का है, कौन किस जात का है, वो वानियमबाड़ी की आवाज बनेगा और आपके मसाइल को हल कराएगा। मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ताल्लुक से लोग मुझे बोलते हैं यहां पे मुस्लिम लीग का कैंडिडेट है। हाँ, मेरा पोजीशन ये है कि मैंने हमेशा कहा और आपसे वादा कर रहा हूं कि केरला में मैं कभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर नहीं गया, ना कभी लेकर जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। हमको केरला नहीं जाना है। मैंने कहा कि आसाम में नहीं जाकर मजलिस को इलेक्शन लड़ूंगा। आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब वहां पर अपनी पार्टी को चला रहे हैं। मैं तो अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह उनकी रियासत में उनको कामयाब कर दे। मगर यहां पर क्या मुस्लिम लीग में, आप बताओ, मैं मुस्लिम लीग के लोगों से तनकीद नहीं कर रहा, मैं उनसे पूछ रहा हूं
कहां है आपके पास बनात वाला, कहां है आपके पास सुलेमान सेठ, कहां ये लोग बताओ, आपके पास कहां चले गए ये लोग? वो बनात वाला जिसकी तकरीर से पूरी पार्लियामेंट हिल जाती थी, वो सुलेमान सेठ जिसके दलाल पर कोर्ट को मानना पड़ता था, कहां गए लोग? कहां गए लोग बताओ आप? आज आप आकर हमको तनकीद कर रहे हैं। कसरुद्दीन ओवैसी पूरे इंडिया में जा रहे, जाना है पूरे इंडिया में। इंडिया में जाना जरूरी है क्योंकि गरीबों को, मजलूमों को, दलितों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को हिम्मत दिलाना है कि डरना और घबराना नहीं है नरेंद्र मोदी आरएसएस से। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमको अपनी आवाज को सुनना है। डेमोक्रेसी है, जब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे कोई आपको वोट नहीं देता, जब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे आप अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 6 अप्रैल के दिन आप बेखौफ होकर निकलकर पूरे वानियमबाड़ी के आसमानों में काली पतंग नजर आना, आपको ओनली पतंग नजर आना, ओनली काइट, हर जगह पर काली काइट पर पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे एतमाद के साथ आप वोट दीजिए। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जनाब टीटी दिनाकरन साहब बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेंगे, ना बीजेपी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उनको अपनी पार्टी चलाने का है। मैंने दिनाकरन साहब से खुद पूछा कि क्या आप बीजेपी की तरफ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी गोइंग टुवर्ड्स बीजेपी। अब दिनाकरन साहब कैसे जा सकते? कैप्टन हमारे पास है, कैप्टन विजयकांत हमारे पास है। एक कैप्टन पकड़ लेंगे, कसरुद्दीन ओवैसी पकड़ लेंगे, दिनाकरन साहब कहां जाएंगे इंशाअल्लाह। दिनाकरन साहब को अपनी पार्टी चलाने का है और उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया। आप बताइए क्या डीएमके ने क्या कहा इलेक्शन मैनिफेस्टो? आप पढ़िए, आपको पेज नंबर बोलता हूं, पेज नंबर 9 में लिखा गया कि वानियमबाड़ी में यहां पर बहुत फॉरेन एक्सचेंज आता है, यहां के इंडस्ट्रीज से, यहां पर रोड बनाई जाएंगी, पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड होगा, पीने का पानी का इंतजाम होगा, हेल्थ फैसिलिटीज होंगे, गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। ये वादा है हमारा आपसे इंशाअल्लाह ताला वानियमबाड़ी की आवाम के लिए। हमने वादा किया कि वो जो 40 मुसलमान जो लाइफ कॉन्विक्ट जेलों में सड़ रहे हैं, जिसको तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने एनजीआर के सेंटेनरी 100 साला सेलिब्रेशन में उन्होंने सबको छोड़ा, ये 41 मुस्लिम को नहीं, प्रिजनर्स को नहीं छोड़ा। हम वादा कर रहे हैं कि उनको छुड़ाया जाएगा। एएमके ने वादा किया कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन होगा। बताइए क्यों नहीं मिलना चाहिए? सब चीजें कही गई हैं। अब डीएमके क्या कहती है मालूम आपको? डीएमके कहती है अपने मैनिफेस्टो में कि अगर आप पूरे देश के मंदिरों में जाएंगे तो पैसे देंगे आपको। ये पेरियार की सरजमीन है, अन्नादुराई की सरजमीन है, क्या हो रहा है यहां पर? इस पर कोई जवाब नहीं देते। मैं जब सवाल करता हूं, मेरी आपसे अपील है कि पूरे मुतमईन होकर एतमाद के साथ आप जनाब वकील साहब के हक में अपना वोट दीजिए। अपनी आवाज को तमिलनाडु के असेंबली में भिजाइए, अपने बेटे को तमिलनाडु के असेंबली में भिजाइए। वानियमबाड़ी से वानियमबाड़ी का ही शख्स तमिलनाडु के असेंबली में जाना चाहिए। एडीएमके को आपने 5 साल मौका दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब आपसे अपील कर रहा हूं कि आप जनाब वकील साहब के हक में वोट देकर उनको कामयाब करिए। शुक्रिया। वाखिर दावा।